गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 10th यूपी के लिए बायोलॉजी की क्लास है। इसके पहले वाली क्लास में आपने जो है पोषण के बारे में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम श्वसन का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। उस भोजन का उपयोग सीधे नहीं किया जा सकता। कोशिकाएं उस भोजन को एटीपी के अणुओं को संश्लेषण में उसका उपयोग करती हैं। तो भोजन को तोड़ने के लिए और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन बहुत आवश्यक है। एटीपी मुद्रा धातु की तरह इस्तेमाल होता है। वो समय समय पर ऊर्जा की आपूर्ति करता है। तो आप पिछले साल आपने पढ़ा था कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा का विद्युत गृह है, क्योंकि पूरी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य वही करती है। तो एटीपी के अणुओं का संश्लेषण उसी में होता है। तो आज हम श्वसन अध्ययन के श्वसन क्या है, यानी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। कुछ ऐसे जीव हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करते हैं, जैसे बीज, फल, ये अनाक्षी श्वसन करते हैं। इनको एनाएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह से ऑक्सीजन के अभाव में भी कभी कभी जो है वो लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है। आपने देखा होगा कि जब खिलाड़ी कभी कभी खेलते खेलते अचानक जो है गिर जाता है, उसके पैरों में क्रैम्प आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती। इस वजह से लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है और ऐसी दशा में जो है वो क्रैम्प आ जाता है। तो श्वसन क्या है और श्वसन ऑक्सी श्वसन क्या है, अनाक्षी श्वसन क्या है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है तब। ये तीनों कंडीशन आप एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद मानव में श्वसन कैसे होता है। मानव में रिस्पिरेटरी सिस्टम है, वो नासा गुहा से लेकर के फेफड़ों और हृदय तक वो उसका विस्तार होता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक फिगर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के दौरान जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनको ध्यान से सुनिए, फिगर से उसका संबंध स्थापित करिए और इसके बाद बुक से अध्ययन करिए और नोट्स बनाइए। तो फिगर ज़रूर बनाइए। तो आइए, श्वसन के जो है विभिन्न रूप क्या क्या हैं। जैसे देखिए, भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। अब देखिए, पहली कंडीशन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है। ये ईस्ट में होता है। इसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, कार्बन के 2 अणु बनते हैं। दूसरी कंडीशन है जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, जैसा मैंने आपको बताया, वो हमारी पेशियों में होता है। जब क्रैम्प आता है तो उसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल, ऊर्जा और कार्बन के 3 अणु बनते हैं। और तीसरी कंडीशन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कार्बन के 6 कार्बन अणु हैं, उन्हीं का जो है वो विखंडन हो रहा है। तो ये आपका जो है जो ग्लूकोज के विखंडन का अलग अलग तरीका है।
क्योंकि ग्लूकोज के विखंडन के बाद ही आपको ऊर्जा उपलब्ध होती है। वो आपने इसमें से इस चित्र के माध्यम से इसको देखा। अब जिन खाद्य पदार्थों का हम अंतर्ग्रहण करते हैं उनका जो है विखंडन होता है भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न विधियों द्वारा, और कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः विखंडन करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करते हैं, और कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं, इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। देखिए ये है, यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है, और क्योंकि यह प्रक्रम वायु यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसको अवायवीय श्वसन या ये अवायवीय श्वसन है या अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं इसको। तो कहते हैं अब पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रियम होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये वाली कंडीशन आप देखिए। तो ये आपका जो है जो ग्लूकोज के विखंडन का अलग अलग तरीका है वो इस फिगर के माध्यम से आपको दर्शाया गया। अब आप समझ लीजिए कि एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप जानते ही होंगे। तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा कार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनने में किया जाता है। अब ये तो पहली चीज़ आपको मैंने बताया कि ग्लूकोज का भिन्न अलग अलग तरीके से कैसे विखंडन होता है, और आप समझ लीजिए कि ये जो तरीका है इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। अब आइए मानव में कैसे श्वसन होता है। ये मानव श्वसन तंत्र है, ये नासाद्वार है, ये मुख गुहा है, ये ग्रसनी है, इसी रास्ते से ऑक्सीजन प्रवेश करती है, कंठ, और इसके बाद ये ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में यानी लंग्स ये है इसमें जाती है, और ये आपका कार्टिलेज का बना हुआ है, वलय टाइप का है गले में। इसके बाद आइए ये आपकी जो है पसलियाँ हैं, ये पसलियाँ जो है वो ये भी कार्टिलेज होती हैं और ये फ्लेक्सिबल होती हैं, ये फैलती और सिकुड़ती। तो ये डायफ्राम है जो श्वसन वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है। ऊपर वक्ष गुहा होगा, नीचे उदर गुहा होगा, ये उसको पार्टीशन का काम करता है। और फेफड़ों में जो है वो कुपिकाएँ होती हैं। देखिए ये इस तरह की संरचना होती है, इसमें छोटी छोटी कोठरियाँ बनी होती हैं कुपिकाएँ, ये गुब्बारे के सदृश से होती हैं। जब इसमें हवा भरता है तो ये जो है ये फूल जाती हैं। तो एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की कुपिकाओं में एक पदार्थ भर जाता है, जिससे उनकी जो कुपिकाओं का फैलना सिकुड़ना है वो कम हो जाता है। तो इसलिए जो है वो धूम्रपान जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे जो है श्वसन होता है।
मनुष्य में वायु के अंदर नासा द्वार द्वारा वायु जो है नासा द्वार द्वारा अंदर जाती है। नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा स्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फेफड़ों में प्रवाहित होती है। कंठ में उपस्थित वलय होते हैं, जो यह फेफड़ों के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिनियों का जाल फैला होता है। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा कि श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फेफड़े के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर देती है। रुधिर शेष शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है। उसकी दक्षता कम हो जाती है। फेफड़ों की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे शरीर में धुलित अवस्था में यानी विलेय अवस्था में होता है। ये मानव श्वसन तंत्र को आपने देखा और कैसे श्वसन होता है इसको आपने देखा। अब आज के लिए होमवर्क ले लीजिए। तो बच्चों, आपने मानव में श्वसन तंत्र को देखा। भिन्न भिन्न जीवों में श्वसन तंत्र का तरीका अलग अलग है। श्वसन के लिए अंग अलग अलग हैं। जैसे जलीय जीव जो है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उनकी श्वसन दर ज़्यादा होती है। स्थलीय जीव जैसे मानव, वो स्थल पे ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध है, इसलिए उनकी श्वसन दर धीमी होती है। तो भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न तरीके से श्वसन करते हैं। और ये आपका श्वसन तंत्र आज समाप्त हो गया। आपकी बुक में पेज नंबर 116 पर 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो सारे क्वेश्चन जो आज का टॉपिक था उसी से रिलेटेड है। उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ये आज का होमवर्क है आपके लिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।